हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं भवानी शंकर सैन एजुकेशन रिसर्च सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 बहुपद पढ़ाने वाला हूँ। तो सभी लोग तैयार रहिए। और अभी 1-2 दिन पहले जो आपको मैसेज मिला था एजुकेशन रिसर्च सेंटर की लाइव क्लासेस के लिए, तो कुछ टेक्निकल इशू के रीज़न से वो स्टार्ट नहीं हो पाई थी और ना ही उसकी कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस हो पाई थी। पर आगे ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे टेक्निकल इशू प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी, आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बहुपद पढ़ने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान होना चाहिए जो आप क्लास 8 9 से आप पढ़ते आ रहे हो। जैसे कि सबसे पहले आपको याद होना चाहिए चर और अचर क्या होते हैं। बहुत से बच्चे आप चर अचर के बारे में भी जानते होंगे, इंग्लिश में इसको वेरिएबल एंड कांस्टेंट बोलते हैं। तो चर क्या होते हैं ये सबसे पहले आप सीखिए और फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा अचर क्या होते हैं। चर वो होते हैं जिनका हर इक्वेशन में, मतलब समीकरण में, बार बार मान बदलता रहता है और मैथ्स में इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसे एक्स वाई जेड इनसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे कोई भी समीकरण लिखा है, जैसे अपन ने लिखा x² + 2x + 3, इनमें यदि मैं आपसे पूछूं कि बेटा इनमें चर क्या है, अचर क्या है, तो आप कहोगे कि सर इसमें चर x है और अचर 2 और 3 है। चर मतलब जिनकी हर एक इक्वेशन में बार बार मान बदलता रहता है, उसको अपन चर कहते हैं। अचर मतलब होता है जिनका मान कभी ना बदले, जिनका मान कभी ना बदले वो अचर होते हैं, चाहे आपका समीकरण कोई सा भी क्यों ना हो। जैसे मैं आपसे कहूं, इसी इक्वेशन को मैं लेता हूं, जैसे मैंने लिया x² + 2x + 3 में, तो इसमें 2 और 3 यदि आप देखें ये हैं आपके अचर, ये भी आपका अचर है। ये 2 और 3 कभी चेंज नहीं होगा। यहां पर चेंज होंगी तो आपकी x और y की वैल्यू चेंज होंगी। जो भी x और y की वैल्यू यहां अपन पुट करेंगे उनके हिसाब से इनमें सॉल्यूशन होता चला जाता है। ये होते हैं आपके चर और अचर। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यदि इसका नॉलेज आपको है और ये चीज यदि आप सीख जाते हैं अच्छी तरीके से, तो ये चैप्टर 2 बहुपद पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन बहुपद की। ये तो आपका थोड़ा पुराना नॉलेज था, लेकिन अपन को पढ़ना है मेन बहुपद। बहुपद का क्या मतलब होता है पहले ये जानिए। बहुपद को यदि मैं तोड़कर लिखूं, बहुपद यानी बहुत और पद यानी पद, जिसमें बहुत सारे पद हों वही आपका बहुपद कहलाता है। जिस समीकरण में बहुत सारे पद हों वह बहुपद कहलाता है। लेकिन इसमें विशेष बात यह है, यदि बहुपद वेरिएबल से रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैंने यदि आपसे कहा, मैंने लिखा 3 और मैं आपसे कहूं कि बताइए बेटा ये बहुपद है, तो आप कहोगे यस ये बहुपद है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट मतलब अचर वेरिएबल के साथ चलता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे होता है। वेरिएबल ऐसे चलता है कि कभी भी कोई भी अचर पद हो तो उसमें जो वेरिएबल रहता है, मतलब ये किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है, मतलब उसका गुणांक होता है, और उसमें उस वेरिएबल की पावर 0 मानी जाती है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3x की पावर 0 या 3y की पावर 0 या 3z की पावर 0। मतलब मैं कोई भी वेरिएबल इसका यूज कर सकता हूं, और ये वेरिएबल जिस समीकरण में यूज हो रहा होगा, जैसे x में यूज हो रहा होगा तो x का अपन लेंगे,
y यदि समीकरण में यूज हो रहा होगा तो y लेंगे, और z यदि समीकरण में यूज हो रहा होगा तो अपन z लेंगे। तो किसी भी अचर पद का यदि मैं चर पूछूं क्या होगा, तो आप बोलोगे उस अचर पद में चर होगा और उसकी पावर होगी 0। उसकी पावर कितनी होगी? 0। तो इस रीजन से ये आपका बहुपद है। और मैंने यदि आपका x लिखा तो ये भी आपका बहुपद है, मैं x² लिखता हूं तो ये भी आपका बहुपद है। और इन सारे पदों को यदि मैं जोड़ दूं, जैसे 3 + x + x², यदि मैं इस तरीके से इनको जोड़ कर लिख दूं तो ये ही आपके बहुत सारे पद मिलकर ही बनाते हैं बहुपद। ये आपका एक पद, ये आपका पहला दूसरा पद, और ये आपका तीसरा पद। ऐसे बहुत सारे पद मिलकर ही आपके क्या बनाएंगे? बहुपद बनाएंगे। और यदि थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपके 10th में बहुपद को वैसे 3 प्रकार से बताया गया है। पहला है रेखिक बहुपद, दूसरा है द्विघातीय बहुपद, तीसरा है त्रिघातीय बहुपद। ये क्या होते हैं ये भी आप सीख लीजिए। रेखिक बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम या कम से कम, अधिकतम या कम से कम, किसकी? चर की घात कम से कम कितनी होना चाहिए? 1। चर की घात जिस बहुपद में अधिकतम या कम से कम 1 होगी वही आपका कहलाएगा रेखिक बहुपद। इसमें अधिकतम घात चर की कितनी होगी? 2, वो आपका कहलाएगा द्विघातीय बहुपद। और इसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 3, वही आपका कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, तो रेखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद आप समझ गए होंगे। एक एक एग्जाम्पल से अपन समझ लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा 2x + 1, तो ये आपका रेखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरी घात कम से कम 1 है, तो वो आपका रेखिक बहुपद है। इसका यदि मैं एग्जाम्पल लूं, कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकता हूं, मैं लिख सकता हूं x² + 2, इतना ही लिख लिया। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2, तो वो है आपका द्विघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद का यदि मैं कोई एग्जाम्पल लूं, तो इसका मतलब है x³ + 5। तो जहां पे चर की अधिकतम घात 3 है, तो इसको अपन कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। और नॉर्मली यदि मैं बहुपद का कहूं, तो बहुपद में यहां लिख देता हूं याद के लिए, चर की घात पूर्णांक होती है। बहुपद में चर की घात क्या होती है? पूर्णांक। मतलब आपकी घात 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके जितनी भी घात होगी वो सब किस में आएंगे? आपके बहुपद में। ये होती है बहुपद में अधिकतम चर की घात पूर्णांक होती है। पूर्णांक मतलब होता है आपका 0, 1, 2, 3, 4 और आगे तक ये अनंत तक जाती। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। और अपन आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ ज्यामिति निरूपण करते हैं बहुपद का। बहुपद का ज्यामितीय निरूपण देखिए। मैं यदि बात करूं रेखिक बहुपद की, मैं बात कहूं रेखिक बहुपद की, तो रेखिक बहुपद का ज्यामितीय निरूपण क्या होगा? कोई भी एक एग्जाम्पल लेता हूं छोटा सा, जैसे मैंने लिया px = x + 2। ये आपका रेखिक बहुपद है, इस पे चर की अधिकतम घात 1 है। रेखिक बहुपद का कभी भी मैं ज्यामिति निरूपण करूंगा तो वैसे तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन मैं आपको ग्राफ से भी बता रहा हूं। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा 3rd चैप्टर में ज्यामिति निर्देशांक वाले का क्या लॉजिक होता है, आपको याद भी होना चाहिए कि किसी भी रेखिक बहुपद को जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा एक सीधी लाइन होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पूरा करके बता रहा हूं, यहां पर मुझे x की वैल्यू पुट करना है अपने मन से पुट करेंगे। तो पुट करने का तरीका ये होता है 0, 1, -1, 2, -2, 3,
-3, 4, -4, ऐसे अपन जितनी चाहे उतनी वैल्यू अपन यहाँ पर रख कर px का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये एक फलन बन गया px, मतलब px बराबर x + 2, इसको फलन बोलते हैं। आपको नहीं पता है तो ये इस चीज़ के बारे में आप आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे, फलन क्या होते हैं, संबंध क्या होते हैं। लेकिन फिलहाल में अभी जान लीजिए, जब भी अपन किसी भी समीकरण को यदि किसी नेम से रिप्रेजेंट कर दें, जैसे मैं px, qx, rx, gx, fx कुछ भी लिखूं, तो वो आपका एक फलन बन जाता है। और जो फलन जो होता है ना, इसका मतलब होता है y। इसका क्या मतलब होता है? y। इसको मैं लिख सकता हूं y = x + 2। इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो देखिए, इसका मुझे ग्राफीय निरूपण करना है, तो मैं इसी समीकरण को ले लेता हूं और आपको इसका ग्राफ करके बताता हूं इसकी सीधी लाइन कैसे होगी। मैंने मन से रखा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख कर देखिए। x की वैल्यू यदि अपन 0 रखेंगे तो y = क्या आएगा? x के प्लेस पर 0 + 2, 0 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 2। और कम से कम मुझे 3 वैल्यू निकालना है। 2 वैल्यू पे भी काम चल जाता है ग्राफ पे, लेकिन कम से कम आप 3 वैल्यू निकालोगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा और सटीक बनेगा, ठीक है। एक बार मैंने x की वैल्यू 1 रखी, 1 रखने पे मेरा y की वैल्यू क्या आएगी? y = x + 2, y = x के प्लेस पर यदि मैं 1 पुट करूंगा तो 1 + 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरी? 3। आगे देखिए, यदि मैं x की वैल्यू चलो -1 रख देता हूं, एक बार मैं -1 रखता हूं, तो y की वैल्यू क्या आएगी? y = x के प्लेस पर यहां मैंने -1 रखा +2, y +2 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा आपका? 1। तो आपकी कितनी वैल्यू हो गई? 3। एक बार x = 0 रखने पे y की वैल्यू मेरी 2 आई, एक बार x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू हमारी 3 आई, एक बार x की वैल्यू -1 रखने पर y की वैल्यू हमारी 1 आई। इस तरीके से कम आपको 3 वैल्यूज निकालना है, तभी आपका ग्राफ थोड़ा सटीक और सही बनेगा। तो 9 के हिसाब से ये आपका होता है मूल बिंदु, इसको 0 लिखते हैं। इधर आपके सारी डिजिट धनात्मक मतलब पॉजिटिव होती है और इधर आपकी सारी डिजिट ऋणात्मक मतलब नेगेटिव होती है। ये आपकी हो गई x एक्सिस, इसको x और इसको x' से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऊपर यदि अपन जाएंगे तो ये पूरी y अक्ष है, y एक्सिस। ऊपर जाने पे ये सारी डिजिट पॉजिटिव रहेगी, नीचे जाने पर ये डिजिट नेगेटिव मानी जाती है, तो इसको अपन y' से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अब नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, इधर दे रहे हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऊपर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, नीचे -1 -2 -3 -4 -5। बस ठीक है, चलिए इन वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले मैंने x = 0 रखा था, तो x 0 x का हो या y का हो, आपका 0 सबका यही माना जाता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 रखी थी मन से, तो सबकी 0 यही आएगी। x की वैल्यू 0 रखने पर हमारी y की वैल्यू क्या आई है? 2 आई है। तो हम y, अच्छा ये वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, धनात्मक, तो धनात्मक वाली अक्ष पे जाएंगे हम y पे। तो x की वैल्यू 0 रखने पर मेरी y की वैल्यू 2 आई है, मतलब मेरा जो पॉइंट मिलेगा वो ये मिलेगा। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? पहले x की वैल्यू लिखाएगी ये 0, फिर बाद में ये 2, तो ये मेरा पॉइंट हो गया 0 2। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। दूसरी बार मैंने मन से रखा था x = कितना था आपका? 1 था। x = 1 रखने पर हमारी y की वैल्यू आई है y = 3। तो x की वैल्यू 1 पॉजिटिव है ये, तो हम x की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ रहेंगे 1। और y की वैल्यू क्या आई है? पॉजिटिव 3 आई है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव 3 आई तो ये 3 रही। तो ये पॉजिटिव 1 और 3 को यदि अपन मैच करेंगे तो इसको मैं थोड़ा पास में कर देता हूँ, तो ये आपका पॉइंट मिलेगा। इसका नाम हो जाएगा x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3। ये पॉइंट बन गया आपका 1 और
आगे बढ़ते हैं। अब मैंने तीसरे नंबर पर x की वैल्यू -1 रखी थी, तो x की वैल्यू -1 रखने पर y की वैल्यू मेरी +1 आई। तो x की वैल्यू हमारी -1 में है, तो x एक्सिस पे -1 ये रहा। y पर क्या है? +1, तो y पर +1 है तो y पे +1 ये रहा। इन दोनों को अपन ज्वाइन करेंगे तो अपना पॉइंट लगभग यहाँ मिलेगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये आ गया -1, ठीक है, इस तरीके से। अब इन तीनों पॉइंटों को एक स्केल से यदि अपन ज्वाइंट कर दें तो बिल्कुल आपकी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी सीधी। ये जो लाइन है वो इस फलन का मतलब इस फलन को रिप्रेजेंट करेगी। ये लाइन इस फलन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस लाइन के ऊपर अपन क्या लिख सकते हैं? px = x + 2, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि रेखिक बहुपद में जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, मतलब एक ही घात हो, वही आपका रेखिक बहुपद कहलाता है। और रेखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा एक सीधी लाइन होती है। आई बात समझ में? ये होता है आपका रेखिक बहुपद का ज्यामितीय निरूपण। इसी प्रकार से अपन द्विघातीय बहुपद का ज्यामितीय निरूपण करते हैं। ये है आपका द्विघातीय बहुपद। चलिए, द्विघातीय बहुपद का कोई भी मन से एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने लिया px = x², एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। तो यहां पर मैंने देखा इसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये आपका द्विघातीय बहुपद है। px मतलब y होता है, y मतलब x²। इस समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब मुझे करना वही है जैसे मैंने रेखिक बहुपद में करा था कि x की वैल्यू को आपको यहाँ पे मन से पुट करना है और y की वैल्यू को आपको निकालना है। y की वैल्यू कम से कम 3 वैल्यू आपको निकालना है, तो x की वैल्यू भी आपको कम से कम 3 बार पुट करना पड़ेगी। तो जैसे देखिए, सबसे पहले मैं रख लेता हूं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बेटा, इसमें जो भी मान अपन x का मन से रखते हैं तो ऐसा मान रखते हैं कि जो मान हमने एक बार रख दिया एक समीकरण में, वही मान उसी समीकरण में हम 2 बार नहीं रखते। और साथ में हमें यह भी देखना है, मान हमको ऐसा रखना है जो हम ग्राफ बनाते हैं उस ग्राफ में वो मान आ जाए। नहीं आप 100, 1000, 10,000, करोड़ रख दोगे, हालांकि वो भी हो जाता है, अपने पैमाना लेना पड़ता है, लेकिन इतने बड़े मान लेने से अच्छा है कि आप छोटे छोटे मान लेकर आप अपने ग्राफ को बना सकें। तो ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं x = 0 रख रहा हूं। मैंने x = 0 रखा इस समीकरण में, तो y बराबर क्या होगा? एक बार x की जगह अपन 0 रखेंगे तो ये 0, तो 0 का स्क्वायर किया तो आपका रिजल्ट भी क्या आएगा? 0 आएगा। दूसरी बार मान लीजिए मैंने x = 1 रखा। जब x = 1 रखा तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी? x के प्लेस पर हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का डबल करने पर आंसर 1 आएगा, क्योंकि 1 का डबल मतलब 1 × 1। किसी पर जो पावर चढ़ी है, पावर 2 हो, पावर 3 हो, पावर 4 हो, पावर 5 हो, इसका मतलब ये होता है कि जो भी डिजिट पर चढ़ी है वो पावर, वो डिजिट उतनी ही बार मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब ये होता है। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, जैसे मान लो कोई पावर 2 है, इस पे पावर मान लो 3 चाहिए, तो जल्दबाजी में कुछ ध्यान नहीं रहता अपने लिए, तो अपन क्या करते हैं कि 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सर मेरा आंसर 6 आ गया, और वो गलत हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, यदि 2 पे पावर 3 है मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, क्या होगा? 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ये आपका राइट आंसर है। तो इसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, क्या कह रहे थे अपन? 1 का x की वैल्यू 1 पुट करने पर आंसर आपका 1 आया। ये आपकी 2 वैल्यू हो गई। एक और निकाल लेते हैं। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू -1 पुट करी, तो y = x के प्लेस पर आप -1 रखोगे, स्क्वायर है ये लगाया, तो y = यहाँ थोड़ा सा ध्यान देखना, यदि किसी भी माइनस वाले डिजिट पर कोई पावर चढ़ी हो, थोड़ा सा मैं आपको एक नोट लिख के बताता हूँ, आपको हमेशा याद रहेगा। यदि किसी पर भी -1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब आपकी संख्या कोई सी भी हो और बीच में यदि माइनस लगाओ
और साथ में यदि उस पे घात जो है सम चढ़ी हो, सम मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से यदि किसी भी माइनस वाली संख्या पे घात यदि सम चढ़ी है, जब इसको ओपन करेंगे तो माइनस आपका प्लस बन जाता है। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो +1 आएगा, 2 होगा तो +2 आएगा। ठीक है। यदि पावर 4 चढ़ी है तो आपका ये 4 है, -2 पे पावर 4 लेके भी एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको कि -2 पे पावर 4 है। पावर 4 आपकी कैसी है, सम है, तो माइनस का सम में जब भी बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा। और फिर 2 का 4 टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो +16 आपका आंसर आ जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी भी किसी भी संख्या पे यदि घात सम है मतलब इवन नंबर है तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब धनात्मक आंसर आएगा, धनात्मक। ठीक है। और यदि किसी भी संख्या पर कौन सी घात चढ़ी है, विषम, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और आगे तक इस सीरीज में विषम संख्या में यदि कोई घात चढ़ी है तो उसका आंसर हमेशा ऋणात्मक आएगा, मतलब नेगेटिव। ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा आपका, ऋणात्मक, नेगेटिव। ये आप थोड़ा सा याद रखना, ये आप नोट समझ लीजिए, ये स्पेशल चीज है। ऐसी में चीजें आपको बीच बीच क्लास में बताता रहूंगा। चलिए ठीक है। तो यहां पर वही सिचुएशन हुई कि यहां पर पावर 2 है, माइनस अंदर है, यानी माइनस पे यदि पावर सम है तो इसको ओपन करने पर मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो माइनस का सम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है। ये यदि लॉजिक आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे छोटी क्लासेस में अपन पढ़ते रहते हैं कि माइनस का यदि मल्टीप्लाई आप माइनस से करोगे तो आंसर आता है प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो मेरा आंसर आता है माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई यदि प्लस से करोगे तो भी मेरा आंसर आता है माइनस, और प्लस का मल्टीप्लाई यदि आप प्लस से करोगे तो मेरा आंसर आता है प्लस में। तो इस तरीके से आपके ये साइन चेंज होते हैं। तो ये भी आपका एक स्पेशल पॉइंट समझ लीजिए और इसको आप नोट करके रखिए। ठीक है। चलिए आगे करते हैं अपन। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। ये आपकी एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश ले लो, ये वाई हो गई, ये वाई डैश कर लो, बीच में मूल बिंदु होता है, ये 1, 2, 3, बस इतना ही ठीक है। ये 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है। चलिए अब इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या रखा था, x की वैल्यू 0 रखी थी, तो अपना आंसर भी 0 ही आया था। तो मतलब x की वैल्यू 0 रखने पर मेरा आंसर भी 0 आया, तो मेरे दोनों पॉइंट यहीं मिलेंगे। तो ये हो गया आपका 0, 0। दूसरा मैंने क्या रखा था, जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी थी तो मेरा आंसर y 1 आया था। तो x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 1 मिली है, तो ये दोनों पॉइंट आपके यहाँ मिलेंगे। तो ये हो गया आपका 1, 1। तीसरी बार में मैंने x की वैल्यू -1 रखी थी, तो मेरा आंसर आया था +1। तो x की वैल्यू मैंने -1 मतलब ये वाली रखी थी, तो मेरा आंसर आया +1 y में, तो ये +1। इन दोनों को हम ज्वाइंट करेंगे तो मेरा पॉइंट यहाँ पर आएगा। ये हो गया मेरी x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +1। अब मैं यदि इसको एक लाइन से मिलाऊं तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से जाता है। ये एक वक्राकार ग्राफ बनता है। ये होता है आपका द्विघात समीकरण का ग्राफ, एक वक्राकार ग्राफ होता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो इस तरीके से अपन ने द्विघात बहुपद का ज्यामितीय निरूपण सीख लिया है। अब अपन करेंगे त्रिघातीय बहुपद का ज्यामितीय निरूपण। त्रिघातीय बहुपद का तो कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो मन से। चलो मैंने
ले लिया, ये पी एक्स इजिकल टू एक्स पावर 3 ले ली। तो त्रिघात बहुपद का करना वही है जैसे अपन ने रेखिक बहुपद में करा, द्विघातीय बहुपद में करा, वैसा सेम टू सेम अपन त्रिघातीय बहुपद में करेंगे कि x की वैल्यू आपको मन से पुट करना है और px मतलब y होता है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये मेरा फलन के रूप में लिखा हुआ था। तो x की वैल्यू आपको मन से रखना है और y की वैल्यू आपको निकालना है। और आपको जब इसमें ग्राफ बनाओगे तो मैंने देखा था कि रेखिक बहुपद में मेरा जो ग्राफ बना था वो बिल्कुल एक सीधी लाइन थी। द्विघातीय बहुपद में मेरा जो ग्राफ बना था वो एक वक्राकार लाइन थी, इस टाइप से गई थी। यदि मैं बहुपद का ग्राफ बनाता हूं तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा, आप बनाकर देख सकते हो। कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस को काटता हुआ इस टाइप से लहरें बनाता हुआ आगे निकल जाता है। तो ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है और फिर हमको बताना है कि सर हमसे बना या नहीं बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा टॉपिक देखिए, शून्यांक क्या होते हैं। कुछ बच्चे तो शून्यांक सुनेंगे तो शून्यांक वो जिसे हम जीरो कहते हैं, ऐसा नहीं है। शून्यांक का मतलब होता है, शून्यांक मतलब मान भी कह सकते हो आप, किसी का आंसर शून्यांक वो होता है। तो शून्यांक का रियल मतलब क्या है वो आप समझिए। शून्यांक मतलब एक ऐसा मान, किसी समीकरण का एक ऐसा मान कि इस मान को उस समीकरण में जब अपन रख दें तो उसका पूरा आंसर जीरो आ जाए, उसको अपन शून्यांक कहते हैं। इसकी परिभाषा में लिखता हूं, एक ऐसा मान जो किसी समीकरण का मान जीरो बना दे उसे हम शून्यांक कहते हैं। एक ऐसा मान जो किसी समीकरण का मान जीरो बना दे, मतलब उस समीकरण का आंसर हमारा जीरो आ गया। एक ऐसी संख्या रखने पर, ऐसा मान एक ऐसी संख्या रखने पर किसी समीकरण का यदि आंसर जीरो आ जाता है तो वही आपका शून्यांक कहलाता है। ठीक है, तो ये होती है रियल शून्यांक की परिभाषा जो आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी। लेकिन अपन को यहाँ पर शून्यांक का संबंध पढ़ना है कि शून्यांक का संबंध क्या होता है, मतलब रिलेशन। तो अपन हेडिंग भी वही लिखते हैं, शून्यांकों का संबंध। शून्यांकों का संबंध क्या होता है, देखिए ध्यान से। शून्यांकों का संबंध यहाँ पर दो प्रकार से आपको 10th क्लास में बताया गया है। एक तो होता है मूलों का योगफल, दूसरा होता है मूलों का गुणनफल। ठीक है, और मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, इसको यदि अपन संकेत में शो करें तो इसको अल्फा प्लस बीटा ऐसे भी लिखते हैं और इसको अल्फा इंटू बीटा ऐसे भी लिखते हैं। अधिकतर लोग इसको a प्लस बी भी लिखते हैं और a इंटू बी भी लिखते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए मैं कोई एक बहुपद लूं और मैं बहुपद ले रहा हूं एक वर्ग समीकरण का, कोई भी बहुपद लूं, जैसे मैंने लिया ax² प्लस bx प्लस c, ये मैंने एक बहुपद लिया। इस बहुपद को ध्यान में रखते हुए मुझे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल मुझे निकालना है। तो मूलों का योगफल एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल बन जाता है अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए। यदि आपका बहुपद वर्ग समीकरण में है तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जो भी वर्ग समीकरण में आपका बहुपद दिया है वो अवरोही क्रम में होना चाहिए। सबसे पहले बड़ी घात से लेकर छोटी घात तक, जब आपका ये अवरोही क्रम में होगा तभी आप इस चीज को सॉल्व करें, तभी उसका संबंध निकालें। तो मेरा ये अवरोही क्रम में था, पहले पावर 2,
फिर पावर 1 और यहाँ पर पावर 0। c अकेला नहीं है, c के साथ x है जिसकी पावर कितनी है 0। और आपको ये पता होना चाहिए किसी की भी पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0, चाहे वो x हो, चर हो, अचर हो, कुछ भी हो, उसकी पावर 0 यदि आप लगा दोगे तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कितनी बड़ी संख्या हो, चाहे वो चर में हो या अचर में, यदि उस पर टोटल पावर 0 है तो उसका आंसर आपका हमेशा 1 आएगा। ये चीज ध्यान रखिए। तो ये होता है मूलों शून्यांकों का संबंध, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने लिखा है, इसका मतलब समझिए आगे। यदि मैंने -b/a लिखा है तो इसका मतलब है -x का गुणांक और ये है x² का गुणांक। c/a यदि मैंने लिखा है तो इसका मतलब है अचर पद और बटे में x² का गुणांक। देखिए ध्यान से, b/a तो मैंने लिखा -x का गुणांक, यहां पे आपको हमेशा माइनस ही लेना है, बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे में x² का गुणांक। यदि आपका समीकरण या कोई भी बीजीय व्यंजक x में है तो यहां आप x लिखेंगे, y में है तो यहां आप y लिखेंगे, z में है तो यहां आप z लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने देखा ये फॉर्मूला भी है और इससे आपको संबंध भी समझना है, क्योंकि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में संबंध दिए हैं और आपको इसी से रिलेटेड सॉल्व करते हुए उस पूरी प्रश्नावली को हल करना है। तो देखिए ध्यान से, x का गुणांक मेरा b है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का गुणांक मेरा b है तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक मेरा यहाँ पर b है। दूसरा यहाँ नीचे देखिए बटे में मैंने लिखा है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक मेरा a है तो यहाँ पर देखिए मेरा x² का गुणांक a है। गुणांक का मतलब भी समझ लीजिए, गुणांक का मतलब ये होता है, इंग्लिश में इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, किसी भी समीकरण में या किसी भी बीजीय व्यंजक में जो भी चर है उस चर में जिस संख्या का गुणा हो रहा होगा वही आपका गुणांक कहलाता है। वो भी कैसे, यदि मान लीजिए मैंने कहा कि सर मैंने x लिख दिया तो सर इसका गुणांक क्या होगा, तो मैं कह दूंगा इसका गुणांक 1 होगा, मतलब +1 होगा। आई बात समझ में, क्योंकि किसी भी वेरिएबल में यदि कोई गुणांक नहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है 1, ठीक है। यदि मैंने लिख दिया, मान लो मैंने -x² लिख दिया और मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा कि x² का गुणांक क्या है, तो आप तुरंत कह दोगे सर मेरा x² का गुणांक -1 है। ये चिन्ह को प्लस माइनस को भी साथ में लेना है, नहीं आप कह दो कि सर आपने तो बताया था x² का गुणांक 1 होगा, यदि कुछ नहीं लिखा होगा आगे तो साथ में यदि उसके आगे माइनस लगा है तो -1 होगा, प्लस लगा है तो +1 होगा। अब प्लस अपन लिखते नहीं है, लेकिन माइनस में यदि लगा है तो माइनस में आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपको शून्यांकों का संबंध बताना है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। इस प्रकार से आप सवालों को हल करके उनमें संबंध बताओगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया अपना वर्ग समीकरण घात 2 के हिसाब से। एक छोटा सा लॉजिक आपका घात 3 के हिसाब से भी दिया है। आप में से अधिकतर बच्चों को पता नहीं, मालूम है कि नहीं है तो अभी आप देख लीजिए। घात 3 में भी आपका निकलता है ये सूत्र, जैसे मैंने लिखा ax³ स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, पावर 3 के हिसाब से ax3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। इसका मैं कैसे निकालूंगा, तो देखिए जैसे मैंने मूलों का योगफल करा था अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें पावर 3 हो गई, जिसपे जितनी पावर होती है उसके उतने ही मान निकलते हैं। एक बात और सीख लीजिए, यदि किसी भी, ये भी एक स्पेशल पॉइंट में आपको लिखना है, यदि कोई चर उसकी घात अधिकतम 1 है, किसी भी चर की घात अधिकतम 1 है, तो समझ लीजिए उसका आंसर भी 1 ही आएगा। 1 मतलब 1 डिजिट नहीं, मतलब उसका x का मान 1 ही आएगा।
x में है तो या ऐसा लिख लीजिए मान 1 ही आएगा यदि किसी भी चर की घात अधिकतम 1 है तो। और यदि उस चर की घात अधिकतम कितनी है 2 है तो वहां पे मान लो यदि x आपका चर है तो उसके कितने आपके आंसर आएंगे 2 आंसर आएंगे। यहां पर 2 मान आएंगे। ठीक है। यदि किसी भी चर की घात कितनी है 3 है तो उसके अधिकतम आंसर कितने आएंगे। यदि वो x में है y में होगा तो y के मान आएंगे, z होगा तो z के मान आएंगे, मतलब जो भी आपका चर या वेरिएबल होगा उसके उतने मान आएंगे। यदि चर पे अधिकतम घात 3 है तो उसके कितने आंसर आएंगे 3 मान आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये स्पेशल पॉइंट आपको। ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट लॉजिक है, इसके बाद फिर अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.1। इसको देख लीजिए। जैसे मैं मूलों का योगफल निकालता हूं तो सबसे पहले आप देखिए घात 3 है तो इसके 3 मान आएंगे। तो जैसे मैंने घात 2 वाले समीकरण में अल्फा और बीटा लिए थे तो यहां पे मैं 3 मान ले रहा हूं मूलों के योगफल में। जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 मैं ले लेता हूं गामा। ठीक है। एक तो लॉजिक ये बनेगा, एक आएगा आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एक संबंध ये बनेगा। और तीसरा बनेगा तीनों का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा। तो इनके फॉर्मूले कैसे निकलेंगे ध्यान से देखिए। अभी देखिए मैंने आपका वर्ग समीकरण देखा था ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में। जब मैंने अल्फा प्लस बीटा लिखा था मूलों का योगफल तो मैंने लिखा था माइनस बी अपॉन ए। और जब मैंने अल्फा इंटू बीटा लिखा था तो मैंने लिखा था सी अपॉन ए। मतलब जो अधिकतम घात, मतलब जिस चर पे अधिकतम घात होगी उसका गुणांक हमेशा बटे में आएगा। ये लॉजिक याद रखना। चर पे अधिकतम घात मतलब जिस चर पे अधिकतम घात होगी वो 2 हो 3 हो कितनी भी हो, उसका जो भी गुणांक होगा वो आपका हमेशा बटे में आएगा। तो जैसे मैंने b के गुणांक के लिए बात करी थी तो b अपॉन ए, c के लिए बात करी तो c अपॉन ए। इस तरीके से इसका लॉजिक बनेगा। तो यहां पे देखिए इसका आंसर क्या आएगा। यहां पर देखिए b अपॉन ए, इसके लिए आएगा c अपॉन ए और इसके लिए आएगा d अपॉन ए। ठीक है। अब बात आती है इसके साइन के, कौन रहेगा, कौन प्लस और कौन माइनस। तो ये माइनस और प्लस साइन आपके हमेशा अल्टरनेट चलते हैं। तो ये माइनस में रहेगा, ये आपका प्लस में रहेगा और ये आपका माइनस में रहेगा। इस तरीके से घात 3 वाले समीकरण का फॉर्मूला निकलकर आ जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो भी मैंने आज आपको जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाए हैं वो आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। वीडियो को बार बार आगे पीछे करके समझ लीजिए। जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 आराम से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। ओके।